आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, मगर इस पर गुफ्तगू करने से कबल बात करेंगे मुल्की सियासत पर। शिबली फराज, उमर अयूब समेत तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के वारंट गिरफ्तारी, नाअहल होने वाले रहनुमाओं की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल, तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं पर सियासी ऐवानों के दरवाजे बंद, इमरान खान की रिहाई के लिए चलाए जाने वाली दोनों तहरीक का हासिल वसूल भी सिफर। तहरीक इंसाफ के पास सियासी बका की जंग का वाहिद रास्ता माफ़ी बताया जा रहा है। ये वही रास्ता है कि जो तहरीक इंसाफ को सानह नौमे के चंद महीनों बाद भी दिखाया गया था और आज भी दिखाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट में आज़म स्वाति और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई को नामज़द कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के हवाले से 5 नाम मांगे हैं कि जिनमें एक का फैसला होगा। खान साहब ने ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को नामज़द किया है, सेनेट में आज़म स्वाति साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के सरबराह हैं, मगर महमूद खान अचकज़ई बराह रास्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग में एक आजमाइश ये भी है कि जमात की सफ़ों में इख्तलाफ और एतमाद का शदीद फुकदान जारी है, और यह अदम एतमाद इतना शदीद है कि इमरान खान अपोजिशन लीडर के लिए शायद जमात को नज़रअंदाज करने में ही बेहतरी जान रहे हैं। तहम महमूद खान अचकज़ई का यह मौक़िफ़ रहा है कि 9 मई के केसेस को बुनियाद बनाकर दहशतगर्दी के नाम पर पार्लियामेंटेरियंस को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। महमूद खान अचकज़ई बारहा मुतालबा कर चुके हैं कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। गली गली में शोर है, ये हुकूमत चोर है। गली गली में शोर है, ये हुकूमत चोर है। आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। मगर तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी है, जबकि फैसलाबाद अदालत से सजा याफ्ता 14 मुजरिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए आइंदा तारीख पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। फैसलाबाद अदालत से सजा याफ्ता 14 मुजरिमान के वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर की, जो अदालत ने इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि इन्हें सजा हो चुकी है, हाजिरी की माफ़ी नहीं दी जा सकती, इन्हें पहले सरेंडर करना होगा। इन 14 मुल्ज़िमान में उमर अयूब खान, शिबली फराज, शेख राशिद शफीक, जरताज गुल, कवल शौजब, अहमद चट्टा और राय हसन नवाज शामिल हैं। जबकि आज ही पेशावर हाई कोर्ट ने नए अपोजिशन लीडर्स की तकर्री ना करने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात पर स्टे ऑर्डर जारी किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सजा मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत शिबली फराज को भी नाअहल कर दिया था, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया था। वाज़ेह रहे कि स्टे ऑर्डर के बावजूद भी इमरान खान अगले अपोजिशन लीडर्स नामजद कर चुके हैं। आज ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की 8 जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस शफी सिद्दीकी भी शामिल थे। दौरान समाअत मुआविन वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि प्रोसिक्यूटर फूड पॉइजनिंग के बायस आज अदालत में पेश नहीं हो सके, केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि समाअत कल रखी जाएगी और कल सूरत हाल देखकर आगे का फैसला करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत गुज़िश्ता साल नवंबर में खारिज की थी। ये मुकदमा 6 माह तक हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत रहा, जहां 16 समातें हुई और इस दौरान 8 मुख्तलिफ इस्तगासा प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए गए। इस्तगासा ने बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें देकर कार्रवाई को तूल दिया। यूं जमानत का केस 4 बार मुलतवी हो चुका है। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत तवील इल्तवा नहीं देगी, तहम सबसे पहले इस्तगासा के दलाइल सुने जाएंगे। इस्तगासा को यह वजाहत देना होगी कि लाहौर हाई कोर्ट का जमानत खारिज करने का फैसला कैसे बरकरार रह सकता है। इन्हें इस थ्रेश होल्ड से गुजरना पड़ेगा। सलमान सफदर ने अदालत से गुजारिश की कि इमरान खान के अहले खाना को भी बात करने की इजाजत दी जाए। वो कमरा अदालत में मौजूद हैं, ताहम चीफ जस्टिस ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत सिर्फ वकील को ही सुनेगी, फैमिली मेंबरान को बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
तहरीक इंसाफ की सियासी बका से मंसूब नाजरीन, माफी का मामला एक बार फिर जेरे बहस है। आज पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का यह कहना था कि 9 में एक गलती थी, हम फरिश्ते तो हैं नहीं 9 में कि हम सब ने मजम्मत की, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम फरिश्ते नहीं थे, हमसे गलतियां हुई होगी, 9 में गलत था, नहीं होना चाहिए था, आइंदा भी ना हो। इसको खान साहब ने कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया। हमारी सिर्फ इस्तिदा इतनी थी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करो, कानून के मुताबिक ट्रायल करो। अब बस होना चाहिए, कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करना चाहिए, कोई इंसाफ होना चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने ही चेयरमैन के खिलाफ ये वजाहत दे दी गई। बैरिस्टर गौहर अली खान के जिन बयानात को मीडिया में पार्टी के मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो दरअसल हकायक के बरक्स और तोड़ मड़ोड़ कर पेश किए गए हैं। ये बात वाज़ेह की जाती है कि पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या माजरतनामा जारी नहीं किया गया। PTI का मौक़िफ़ आज भी वही है कि जो चेयरमैन इमरान खान ने हमेशा पेश किया है। हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जो तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी ने किसी किस्म की माजरत की है या किसी दबाव के तहत ये कदम उठाया है, ये सरासर गलत और गुमराह कुन है। तहरीक इंसाफ ने ना ऐसा कोई कदम उठाया है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखती है। इससे पहले अलीमा खानम भी ये कह चुकी हैं कि माफ़ी वो मांगे जिन्होंने जुल्म किया। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ है, इमरान खान माफ़ी नहीं मांगे। इमरान खान साहब तक ये मैसेज पहुंचाएंगे जो बाहर सूरत हाल है, यही माफी शाफी मांगे और रास्ता बनाए। माफी वो मांगे जिन्होंने ये किया है। इनको मसला ये हो रहा है माफी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, CCTV फुटेज दें और इंसाफ दें। किस चीज़ की माफ़ी मांगी और किससे मांगी? देखिए, माफ़ी तो हम खुदा ताला से मांगते हैं ना। खान साहब को जिस हवाले से एक तरह से मुल्ज़िम बनाया गया है वो साजिश का इल्ज़ाम है। साजिश की क्या गवाही, क्या सबूत सामने आया है? उन 2 मुलाजमीन की गवाही की बुनियाद पे आप इतने लोगों को, इतने पार्लियामेंटेरियंस को 10-10 साल सजाएं दे रहे हैं, उनकी जायदादें जो हैं जब्त कर रहे हैं। तो ऐसा तो अंग्रेज़ ने भी अपने तारीख तरीन दौर में नहीं किया। तहरीक इंसाफ का दरीना मुतालबा 9 मई का शफाफ ट्रायल है। तहरीक इंसाफ 9 मई की मजम्मत कर चुकी है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? किस नौयत की माजरत जो है वो काबिल कबूल होगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि 9 में एक गलती है, गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्यों तहरीक इंसाफ बारहा अब 9 मई की मजम्मत कर रही है? बैरिस्टर गौहर ने की, आज बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम फरिश्ते हैं नहीं, 9 में एक गलती थी जिसकी हम सब ने मजम्मत की है। नहीं, देखें, वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। मामला ये है कि 9 मई के फ़ौरन बाद चाहिए ये था कि PTI जो है वो इसकी भरपूर तरीके से और बड़ा वाज़ेह तरीके से जो है वो उसकी मजम्मत करती और उन लोगों के साथ अजहार लातल्लकी करती जिन लोगों ने जो है वो ये वाक़या, इंसिडेंट या जुर्म जो है वो किया था। लेकिन PTI ने फौरी तौर पे जो मौक़िफ़ अपनाया, उन्होंने कहा कि जी, पहले तो कहा कि ये ठीक हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए था, आपको पहले कहा गया था कि आप ये काम ना करें, आपको ये बताया गया था कि अगर आपने इमरान खान को हाथ लगाया तो फिर यही होगा। उसके बाद फिर मौक़िफ़ अपनाया कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये आपने ख़ुद करके जो है वो दूसरों के ऊपर डाला है। तो वहाँ से फिर बात जो है वो बिगड़ी और फिर ये 2 साल लगे हैं इन केसेस को फाइनल होते। तो इसके ऊपर जो बात इस वक्त DGPR ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, 1 साल बाद, और जो अब सुहेल वड़ैच साहब के फ़ोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और मैं यकीन रखता हूँ कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर PTI का ये सोच हो तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे बात तो करनी राना साहब, चाहिए। अगर इमरान खान डे 1 पे ही माजरत कर लेते, एक ऐसी सूरत में जो काबिल कबूल होती जब वो अतर मिनल्ला साहब के कोर्ट में थे, तो क्या मामलात यहाँ तक ना आते? देखें, ये क्रिमिनल ऑफेंस है ना। क्रिमिनल ऑफेंस जो है, देखें ना, जो कत्ल है उसकी सज़ा मौत है, जो चोरी है उसकी सज़ा जो है वो 3 या 6 माह है, लेकिन चोरी का जुर्म जो है वो नाकाबिले माफ़ी है।
اور قتل کا جو جرم ہے وہ مدعی معاف کر سکتا ہے، اور یہ بات شریعت میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو کرمنل اوفینسز ہیں جن میں کوئی مدعی ہوتا ہے تو مدعی کے پاس، اور ایون اسٹیٹ ہر مقدمے میں مدعی ہوتی ہے۔ جی سر، تو سر اسٹیٹ مجھے کے وضاحت پاس دے یہ دیجیے گا اختیار رانا صاحب، ہوتا اگر یہ کرمنل اوفینس ہیں اور آپ بڑے اس پہ کلیئر ہیں تو معافی کیوں منگوا رہے ہیں پھر؟ بہت سے لوگ ہیں، مراد راس جیسے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور وہ کلین چٹ مل گئی ان کو۔ سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل از بینگ ڈینائڈ بائی سینیٹر فیصل واڈا مائنڈ یو۔ نہیں، کئیوں کو معافی ملی بھی ہے، اور ان کے اوپر بھی بعض اوقات میڈیا میں آپ لوگ ہی جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ جہاں تک سہیل وڑائچ صاحب کی بات ہے تو چلو ان کے انٹرویو پہ تو کوئی سوال اٹھا سکتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات جو ہے وہ بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا ایک لفظ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ پورے دیکھ بھال کے اور جو ہے وہ یہ آپ کی ذمہ داری بات سے درست نہ ہے، ڈی جی آئی ادا ایس پی کیا آر گیا نے ہو۔ بالکل اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کا کہا، دو ٹوک کہا۔ سو اس معذرت کی نوعیت کیا ہوگی رانا صاحب؟ یہ نہیں ابھی کلیئر۔ بیرسٹر گوہر جب معذرت کرتے ہیں کہ ہم فرشتے نہیں، غلطی ہو گئی، یہ قابل قبول ہوگی یا پھر کوئی تحریری معذرت چاہیے عمران خان سے؟ دیکھیں، یہ الفاظ کا تعین میں اور آپ تو نہیں کر سکتے۔ یہ پھر اس کس نے قسم کی کرنا؟ چیزیں جو ہیں وہ جب کسی جگہ پہ کوئی اگر سینس پریویل کرے، دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ یہ احساس ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر اس کا حل ہے۔ غلطی کا حل اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب آپ اس کے اوپر ڈٹائی سے ڈٹے رہیں۔ جب احساس ہو جائے تو اتنے میں جو ہے وہ بات جو ہے وہ آدھی تو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بات آگے بڑھانی ہو تو وہ اس بارے میں تعین کر سکتا ہے۔ سو گو کہ یہ کرمنل اوفینس ہے مگر ریاست لچک دکھا سکتی ہے، نرمی دکھا سکتی ہے۔ سو معافی کا معاملہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تو ہے نہیں نا سر؟ پھر آپ لوگ تو بے اختیار نہیں ہے آپ کے پاس، یہ تو سرحد ادارے یا ریاست اور عمران خان کے درمیان رہا۔ نہیں جی، اٹس بٹوین اسٹیٹ اینڈ جو اکیوزڈ ہیں، اسٹیٹ مدعی ہے اور ملزمان جو ہے وہ ملزمان ہے۔ اٹس بٹوین ٹھیک، اسٹیٹ۔ اور رانا صاحب اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے مری کے اندر، آپ بھی موجود تھے، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اسحاق ڈار نے باہر آ کر کہا کہ 26ویں ترمیم تو ہضم ہو نہیں رہی، 27ویں بھی نہیں لانے والے، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے آپ کی حکومت کی طرف سے کہ کم ووٹ میں کوئی اگلی 27ویں ترمیم نہیں آنی؟ نہیں دیکھیں، 27ویں ترمیم کرنے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا تو پھر نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ تو اس کو بعد کی بات ہے نا۔ پہلے یہ فیصلہ ہوگا کہ 27ویں ترمیم کرنی ہے، اس کے بعد پھر اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنی، ابھی یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ 27ویں جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور 26ویں ترمیم جو کہ یعنی ملک کے بہترین مفاد میں ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ابھی اعتراضات جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ختم ہونے کا سلسلہ ہو ہی نہیں رہا۔ تو اس کے پیش نظر انہوں نے شاید بات کی ہوگی کہ ہضم نہیں ہو رہی۔ باقی 26ویں ترمیم جو ہے اس سے پہلے جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ دیر were different governments within government۔ گورنمنٹس ود ان گورنمنٹس تو چھوڑیں سر، میں آپ کی ذرا سی یہ بات وضاحت دے دوں کہ یہ ہم نہیں مخ نکال رہے، ہم نہیں کچھ کہہ رہے۔ آپ کے سینئر پیونی جج آج بھی 2 سینئر ترین ججز، ان میں سے ایک نے چیف جسٹس بننا تھا، وہ آج بھی تحریری طور پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو خط لکھ رہے ہیں اس 26ویں ترمیم کے حوالے سے، فل کورٹ نہ بنانے کے حوالے سے۔ لیکن سر سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ 27ویں تو کیا 27ویں 28ویں ہر قسم کی ترمیم آئے گی اور کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے اور مقتدرہ چاہتی ہے؟ ساتھ ہی مری کی میٹنگ سے پہلے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب بڑے ان ایکٹیو ہیں، لیکن فوراً بعد اسحاق ڈار صاحب کا آؤٹ آف نو ویئر کھڑے ہو کر کہنا کہ 27ویں ترمیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں آئے گی یہ تو واقعی کھلا پیغام ہے کس کو دیا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دیر واز کمپلیٹ کنسنسس۔ مری میں جو میٹنگ ہوئی آئی واز دیئر جی، اور وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے میٹنگ تھی، اور وہاں پہ جو بات ہوئی ہے وہ بالکل میرے علم میں ہے، جو بھی باتیں ہوئی ہیں۔
لیکن یہ بات درست ہے اور اسحاق ڈار صاحب نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم کا نہ کوئی مسودہ، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی اجازت، نہ کوئی ممانعت، قطعاً کسی قسم کی ابھی چیز جو ہے نا آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ صرف ایک خبر بس چل پڑی ہے کہ جی 27ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ترمیم ہوگی. ابھی تک اس بارے میں سر آپ کیونکہ موجود بھی تھے، میری بھی بڑی معلومات ہیں اس اہم بیٹھک کے حوالے سے. رانا صاحب، مری کی اس میٹنگ میں کچھ اور سنجیدہ ایشوز پہ بھی بڑی گفت و شنید ہوئی ہے. سر آپ نے آئین تبدیل کر دیا ہے، سو نیا نوٹیفیکیشن تو اب ضروری نہیں ہے نا نومبر میں، سو آئین از اسینشلی چینج ناؤ. نہیں، اس میں کسی قانونی رائے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. دی لا ہیز بین امینڈڈ اینڈ ناؤ دی ٹینیور آف دی آرمی نیول اینڈ ایئر فورس چیف از 5 years. جب لا ہی امینڈ ہو گیا ہے تو اس میں نوٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک، تو لا ہی امینڈڈ ہے، دیر از نو ادر نوٹیفیکیشن. اینڈ سر، لیو آف ایبسنس کا ایشو بڑا اہم ہے آپ کے پارلیمنٹ میں. شیخ وقاص اکرم کا خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب کو ان کی سیٹ دینے کا بھی فیصلہ ہوا ہے. نہیں، کوئی ایسی، محسن نقوی صاحب آلریڈی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس لیے ڈی سیٹ کیا جائے گا. ڈی سیٹ وہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو ہے وہ ایبسنس کا ایشو ثابت ہو گیا ہے. ثابت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ابھی ووٹنگ جو ہے وہ باقی ہے، وہ ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی. ٹھیک، لیکن اگر ووٹنگ ہو تو وہ اس میں ڈی سیٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. یہ ان سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 40 جو سیشن سٹنگز ہیں اس میں نہ صرف وہ آئے نہیں بلکہ انہوں نے اپلیکیشن وغیرہ کو، چھٹی وغیرہ کی اپلیکیشن بھی نہیں دی. تو چلیے، یہ تو دھڑا دھڑ اب سیٹیں خالی ہونی ہیں. سر اب بتائیے گا کہ عمران خان نے اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ نامزد کر دی ہیں، سینٹ کے بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. محمود خان اچکزئی صاحب، درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں، یہ محمود خان اچکزئی صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں، بہت جو ہے وہ اچھے سیاستدان ہیں، محب وطن ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اپنے خیالات، کچھ احساسات ہیں، اختلاف رکھتے ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے، لیکن وہ ادروائز جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، اچھے پولیٹیشین ہیں. لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا جو ہے یہ تو اپنی پارٹی پہ عدم اعتماد کے مترادف ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی درست فیصلہ اس حوالے سے بہت شکریہ. درست فیصلہ نہیں لگ رہا. اپنی ہی جماعت پہ نو کانفیڈنس ہے عمران خان کا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور، کہ اپنی تحریک انصاف اپنی صفوں میں سے اگلا قائد حزب اختلاف نہ چننا نیشنل اسمبلی کے لیے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان ہز اون پارٹی. بات کرتے ہیں مہربانو قریشی، رہنما تحریک انصاف سے. مہربانو، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجئے، بیرسٹر گوہر نے تسلیم کیا ہے کہ 9 میں ایک غلطی تھی. جماعت نے لا تعلقی کا اعلان بھی جھٹ سے کر دیا چیئرمین کی بات کو، کہ آپ کی جماعت اپنے پاؤں پہ خود کلاڑا مارتی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ آئی تھنک کہ بیرسٹر گوہر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فرشتے نہیں ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے فرینکلی. اور نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں ماضی میں. اور یہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا، جو کہ ہم پہلے دن سے، ہم 10 مئی سے یا 9 مئی کی شام سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. چاہے ریاستی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگز ہوں یا پرائیویٹ بلڈنگز ہوں، کسی کو بھی توڑ پھوڑ کی جو قانون ہے وہ اجازت نہیں دیتا. اور ہم نے پہلے دن اسے کنڈیم کیا اور اس پہ افسوس کیا، اور پہلے دن ہی کہا کہ اس کے اوپر ایک شفاف انویسٹیگیشن اور انکوائری ہونی چاہیے. آج بھی ہمارا وہی مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، مگر قطع کلامی معاف مہربانو صاحبہ، فالس فلیگ بھی کہا گیا نا. مگر دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈرز دیے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی شاید نہیں چاہتے کہ آپ کے عمر ایوب صاحب یا آپ کے شبلی فراز صاحب رہے. انہوں نے اچکزئی صاحب اور اعظم سواتی کو نامزد کر دیا ہے. کیوں کر دیا ہے جب پشاور ہائی کورٹ نے آج پھر ایک دفعہ سٹے آرڈرز کو تسلسل دیا ہے؟ کہ وہ انگریزی میں لفظ ہے نا پریگمیٹزم. ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو کورٹ کے آرڈرز ہیں جو پسند آتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا تھا کہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، مگر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا.
महीनों बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील में गया, उसके बाद उनके हक में फैसला आया 26वीं तरमीम के बाद, तो उसके ऊपर अमल घंटों के अंदर हो गया। तो पेशावर हाई कोर्ट का जरूर ऑर्डर है, मगर हमें नहीं मालूम कि ये हुकूमत जो है वो अदालतों के ऑर्डर्स की कितनी पाबंद है और कितना उनको उस पर अमल करने की उनकी नीयत है। तो इन केस अब वो उस पर अमल नहीं करते हैं तो खान साहब ने अपनी तरफ से 2 लोगों को नामजद भी कर दिया है, क्योंकि हम इस मैदान को, चाहे हमारे साथ जितनी नाइंसाफी हुई हो, चाहे जितनी भी जोर लगा लें हमें सिस्टम से बाहर धकेलने का, हम सिस्टम के अंदर मौजूद रहना चाहते हैं, रहेंगे और जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। मेहरबानो, ये फरमाई दीजिएगा, अपनी जमात पे ये अदम एतमाद कैसे नहीं है जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं? क्या आप लोगों में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन सके, जो आई गए नेशनल असेंबली अल्लाह अल्लाह करके? नहीं, आई डोंट थिंक ये अदम एतमाद है। मेरे ख्याल में इस वक्त सीनियर तरीन है महमूद खान अचकज़ई साहब, जो एक कोलिशन है आईने तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नाम से, के सरबराह भी हैं। मेरे ख्याल में उनको नामजद करना, उनको इज्जत देना है और उस जो एक हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है उसको और मजबूत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी, हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस कराची का रुख करेंगे, जिधर मौसलाधार बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ी हकीकत बन के सामने आ रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी लैक ऑफ गवर्नेंस है कि जिसकी कहानी शायद हर सूबे में गूंज रही है। बात करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर मौसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके बाद एक बार फिर अर्बन फ्लडिंग का खतरा पैदा हो गया है। महमूदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, सदर, एम ए जिना रोड, फेयर हॉल, जिना अस्पताल, नर्सरी, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, कोरंगी और डिफेंस समेत कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद बढ़कर 17 हो गई है, जबकि शहर में एक दिन के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद कराची में निज़ाम जिंदगी तकरीबन मफलूज होकर रह गया है। तूफानी बारिशों के नतीजे में निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज कराची में बारिश ने सिंध सरकार की गुड गवर्नेंस का पोल पानी में बहा दिया। एक ऐसा शहर कि जो मुल्की मुईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, इसकी ड्रेनेज गुंजाइश सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त कर सकती है। सवाल यह है, ये गुंजाइश क्यों नहीं बढ़ी? एक ऐसी जमात के जो सूबे पर 17 सालों से स्याह सफेद की मालिक है, इसने आबादी बढ़ने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? कराची की आबादी बढ़ गई, बारिशें शदीद हो गई, मौसमियाती तब्दीली का दबाव बढ़ गया, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, फकत 40 मिलीमीटर। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सैलाब से ऐसे ही शहर डूब जाते हैं। ऐसा नहीं है। जापान का शहर टोक्यो ज़ेरे ज़मीन निज़ाम 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश बर्दाश्त करने की सकत रखता है। सिंगापुर में तूफानी बारिश और ऊंची लहरों के बावजूद शहर को महफूज रखने के लिए टैंक्स और डाइवर्जन कैनाल्स और टाइडल गेट्स बना दिए गए हैं। डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन में सड़कें और पार्क्स में ऐसा खुदकार निज़ाम मौजूद है कि जो बारिश के पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेरिका का सबसे पुराना शहर न्यूयॉर्क देख लीजिए, इसका भी कराची की तरह पुराना सीवरेज सिस्टम है, मगर आज अरबों डॉलर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए जा रहे हैं ताकि क्लाउड बर्स्ट के दौरान शहर महफूज रह सके। ये सब शहर कराची से छोटे हैं या कराची जितने हैं, लेकिन इनकी गुंजाइश 100, 150 तक 200 मिलीमीटर तक भी है। तो फिर सवाल तो यही है ना कि 17 साल से मुसलसल हुकूमत में रहने के बाद सिंध हुकूमत क्यों मान रही है कि वो कराची को सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश तक महदूद रख सकती है? ये कोई कुदरती हद नहीं है, वाज़ेह रहे ये इंतजामी नाकामी है। नाजरीन, बात सिर्फ 40 मिलीमीटर नहीं है, असल में एक सियासी इकरारे जुर्म है। ये हुक्मरान ये कह रहे हैं कि 17 साल की हुकूमत के बावजूद वो कराची को 1 इंच भी आगे नहीं ले जा सके। सच ये है कि कराची के लोग पानी में डूबने के नहीं, तरक्की में जीने के हकदार हैं। नेशनल डिजिटल सेंसस के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है, जबकि कराची की नुमाइंदा जमातों के जिनमें MQM और दीगर शामिल हैं, इनके मुताबिक कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है। सिर्फ कराची की आबादी कजाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हंगरी और स्वीडन से ज्यादा है, बल्कि रेगिस्तान के अलावा इन 4 ममालिक से 2 गुना ज्यादा है। कराची की आबादी
फैसला आबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद की कुल आबादी से भी बहुत ज्यादा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मानना है कि सिंध में शहरी इलाकों की आबादी 50% से ज्यादा है और सिंध की शहरी आबादी सिंध के महसूलात का 95% से ज्यादा हिस्सा पैदा करती है, लेकिन इख्तियारात में इसका हिस्सा 10% से भी कम है। कराची का एक और मसला ये भी है कि सिंध में कराची और हैदराबाद का मेयर हमेशा वजीर आला से अपने हकूक की मांग करते करते थक जाता है, मगर इसे इख्तियारात नहीं मिलते। मगर आज तो मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही है, लेकिन इसके बावजूद मसाइल अपनी जगह बरकरार क्यों हैं? खैबर पख्तूनख्वा और कराची में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से के बाद एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है। ये मामला क्लाइमेट चेंज के साथ साथ हर सूबे में, मुल्क के तूलो अर्ज में लैक ऑफ गवर्नेंस का है। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने से मुतल्लिक बहस का आगाज हो चुका है और आज पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम एक सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है कि जिसमें 4 यूनिट्स हैं, सूबे मिलकर फेडरेशन बनाते हैं। इस मुल्क ने सूबे नहीं बनाए। भारत आज़ाद हुआ तो इसके थोड़े सूबे 600 रियासतें थी। जिन ममालिक में लोकल गवर्नमेंट है वहां किसी को फेडरेशन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। इस मुल्क ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने मिल के ये मुल्क बनाया और यही फेडरेशन होती है। और जिन मुल्कों में लोकल गवर्नमेंट अच्छी तरह से चल रही है वहाँ पे किसी को शायद स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के पास जाने की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे मुल्क में 4 सूबे हैं, पंजाब अकेला तकरीबन 13 करोड़ का सूबा है। तो वे फॉरवर्ड हमें ये नज़र आता है कि हम सूबों को छोटा करें। तो हम ये प्रपोज कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। तो ये जो पंजाब में हम प्रपोज करना चाह रहे हैं, लाहौर एक डिवीज़न है, गुजरांवाला एक डिवीज़न है, गुजरांवाला में सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला सिटी ये मिलके एक डिवीज़न बनाते हैं। और अगर हम इसे सूबा बनाते हैं तो लाहौर की पॉपुलेशन फिर भी 22 मिलियन होगी। छोटा नहीं होगा लेकिन मैनेजेबल होगा। सबसे ज़्यादा जो खबरों में रहता है कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बना देंगे। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता, वो अलग सूबा बनना चाहता है। बलूचिस्तान में नसीराबाद एक इनका डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके, नसीराबाद, सिब्बी, ज़ोब, कलात, मकरान, कोयटा, रक्षान और लोरलाई, ये 8 डिवीजन्स हैं जो बलूचिस्तान के जिनको ज़िला बनाया जा सकता है, जो जिनको प्रोविंस बनाया जा सकता है। हम कोई जन्नत तो नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम मांग रहे हैं जिसमें आम आदमी की मुश्किलात कुछ कम हो जाए। ये जितना है हमें रोटी कपड़ा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो किसी एक लीडर की मेहरबानी से नहीं मिलेगा, वो सिस्टम को ठीक करने से मिलेगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने सेमिनार से खिताब करते हुए ये भी वाज़ेह किया है कि नए सूबों की ज़रूरत क्यों है और ये कैसे आसानी से किया जा सकता है। जब हम सूबों की बात करते हैं तो फिर ये 4 हाई कोर्ट्स नहीं होंगी, फिर 33 हाई कोर्ट्स होंगी, फिर उनके सामने केसेस लगेंगे। जो पेंडिंग केसेस अगर एक जज जिस दिन बैठता है उसके सामने एवरेज 1000 केस पड़ा होता है एक दिन में, वो क्या कर लेगा? ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसमें कोई इंसाफ कर दे। तो ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक होगा जब आपके सूबे छोटे होंगे। हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त गवर्नमेंट हर स्कूल गोइंग बच्चे के ऊपर 4400 रुपीज़ पर मंथ खर्च कर रही है। थोड़े तो नहीं है ना पैसे, तकरीबन 4500 रुपया एक बच्चे पे खर्च कर रही है जो स्कूल जा रहा है। अच्छे प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस इससे कम है, 2-4 टॉप के छोड़ दें तो सबकी फ़ीस इससे कम है। अच्छा, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि 2001 ऑनवर्ड पंजाब में टीचर्स की भर्ती 100% मेरिट पे हुई है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। इंग्रेडिएंट्स तो आपने सारे पूरे कर दिए, लेकिन जिस काम के लिए स्कूल बना है वो तो नहीं हो रहा। हम सबको पता नहीं हो रहा क्योंकि उसकी सुपरविजन मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। किसी एक सेक्रेटरी के यहाँ लाहौर सेक्रेटेरिएट में बैठ के किसी एक मिनिस्टर के लिए, किसी एक चीफ मिनिस्टर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि वो पंजाब के 50,000 स्कूल चलाए लाहौर में बैठ के। केपी और बलूचिस्तान ये वो हमारे प्रोविंसेस हैं जिनमें पिछले 10 साल में लिटरेसी रेट एक्चुअली नीचे चला गया। मियां आमिर महमूद ने अपनी तकरीर के इख्तिताम पर कहा कि इनफरादी इस्लाह से मुआशरती इस्लाह मुमकिन है। जितना छोटा सिस्टम होगा उतना आपकी नज़र में होगा। निचली सतह पर मसाइल के हल के लिए सूबे काम करते हैं।
नाज़रीन, छोटे सूबों के जरिए वफाक को चलाने के हवाले से बहस का आगाज आज से तकरीबन 64 साल कबल उस वक्त हुआ कि जब 60 की दहाई में सराइकी ज़बान के हक में तहरीक शुरू हुई। फिर ज़ियाउल हक ने भी ज़फ़र अंसारी कमीशन के थ्रू 35 सूबों की तजवीज़ पे काम किया। फिर जनरल मुशर्रफ ने भी 7 मजीद सूबों पर काम किया और फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के खात्मे के बाद बनने वाली पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 18वीं तरमीम की। तब से आज तक मुतअद्दिद बार नए सूबों से मुतल्लिक भरपूर सियासी मुहिम चलाई। हर पॉलिटिशियन, हर सियासतदान ने नए सूबे बनाने का मुतालबा भी किया और फिर हुकूमत पर दबाव भी डाला। इन तमाम गुजरे सालों में करारदादें भी पास हुई, बिल भी, मगर सूबे ना बन सके। 1951 में मौजूदा पाकिस्तान की कुल आबादी 3 करोड़ 37 लाख के करीब थी नाज़रीन, जो 2017 में 20 करोड़, 2021 में 22 करोड़ 92 लाख और 2024 में 24.5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। यानी कि 73 सालों में कुल आबादी तकरीबन 8 गुना बढ़ गई, 8 टाइम्स। और अब अगर 4 इकाइयों को देख लिया जाए तो पंजाब की आबादी 6.35 गुना, सिंध की आबादी 9.33 गुना, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 6.36 गुना और बलूचिस्तान की आबादी में 14 गुना इजाफा हुआ है। अब अगर आबादी के लिहाज से भी पंजाब को देख लीजिए तो 195 ममालिक में से सिर्फ 12 ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी आबादी पंजाब से ज्यादा है। 31 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी सिंध से ज्यादा है। 41 ममालिक ऐसे हैं कि जहां खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादा लोग बसते हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान के रकबे को देख लीजिए तो बलूचिस्तान का रकबा 172 ममालिक से बड़ा है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, मलेशिया, पोलैंड, इटली और यूके जैसे ममालिक शामिल हैं। साथ ही अगर दीगर ममालिक में सूबों या फिर स्टेट्स को देखा जाए तो अमेरिका 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, मगर आज़ादी के वक्त अमेरिका सिर्फ 13 रियासतों पर मुश्तमिल था। इसी तरह चीन की कुल आबादी भी भारत के करीब है, मगर 31 सूबों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, कुल आबादी तकरीबन 28 करोड़ और सूबों की तादाद 34 है। नाइजीरिया की आबादी 22 करोड़ और सूबे 27। इसी तरह ब्राजील आबादी 21 करोड़ से जायद और सूबों की तादाद 36। ईरान की आबादी 9 करोड़ से जायद है और इसके 31 सूबे हैं। इसके अलावा तुर्किया की आबादी 8.5 करोड़ लेकिन 81 सूबों पर मुश्तमिल है तुर्किया। तमाम माहिरीन इस राय से मुत्तफिक हैं कि नए सूबे मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हैं, ज़रूरी हैं। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, चाहे कौमी सलामती हो या फिर मुआशी इस्तेहकाम, छोटे इंतजामी यूनिट्स जहां आवाम को ज़रूरी सहूलियात पहुंचाने के लिए नागुज़ीर हैं, वहीं नए सूबे होंगे मुल्की वसाइल की मसावी और एक इक्वालिटी पर मबनी तकसीम भी हो पाएगी। पाकिस्तान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स रैंकिंग में 167 ममालिक में से 137 नंबर पर है। साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 191 में से 164 नंबर पर है। कानून की हुक्मरानी देख लीजिए, इसमें पाकिस्तान का नंबर 142 में से 129 है। और जहां तक हेल्थ यानी कि सेहत की बात है तो पाकिस्तान में 42% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। फिर भूख की बात कर लीजिए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कंट्री रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 109 है। साफ पानी की सहूलत सिर्फ 38% पाकिस्तानियों को मुयस्सर है आज, जो जनूबी एशिया में माइंड यू सबसे कम है। तो क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसे आज़ाद हुए 78 साल हो गए हों और उसके इंतजामी यूनिट्स की तादाद उतनी ही हो जितनी आज़ादी के पहले दिन थी? जैसे जैसे आबादी बढ़ती है दुनिया में इंतजामी यूनिट्स बनाए जाते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाला भारत जब आज़ाद हुआ, वाज़ेह रहे कि भारत के 9 सूबे और 565 प्रिंसली स्टेट्स थीं। 1956 तक नाजरीन भारत तमाम प्रिंसली स्टेट्स को जम करने के अलावा मुल्क को 14 रियासतों और फिर 6 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर चुका था। यानी कि महज एक दहाई में उन्होंने नए सूबे बना डाले और जहां तक हमारी बात है हम उस वक्त तक अपना आइन भी नहीं बना पाए थे। 60 की दहाई में भारत ने 5 नई रियासतें बनाई, 70 की दहाई में 3, 1987 में 2 और फिर सन 2003 में 3, जबकि 2014 में तेलंगाना की रियासत बनाई गई। भारत लगातार अपनी रियासतों को रकबे के लिहाज से तकसीम करता रहा फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर बेटर आउटरीच। भारत अपने पंजाब को अब तक 3 हिस्सों में तकसीम कर चुका है और इस वक्त भारत 28 रियासतों और 9 यूनियन टेरिटरीज पर मुश्तमिल है। हमारे यहाँ पंजाब 180 ममालिक से भी ज़्यादा बड़ा है। जस्ट इमेजिन, भारत ने जो नई रियासतें बनाई हैं वहाँ तेज़ी से डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। मिसाल के तौर पर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को तकसीम करके उत्तराखंड की रियासत बना दिया गया। गुज़िश्ता 24 सालों में नाजरीन
उत्तराखंड के रिहायशियों की फीकस आमदन पर कैपिटा इनकम कहते हैं जिसे, ये बढ़कर $2400 हो चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता साल फीकस आमदन में 12.5% इजाफा हुआ। सन 2004 में भारतीय रुपए में उत्तराखंड के रिहायशी 24,726 रुपए कमाते थे, कि जो इस वक्त एज वी स्पीक बढ़कर 2,60,201 रुपए हो गई है। इसी तरह आज से 10 साल कबल तेलंगाना की रियासत यूनाइटेड आंध्र प्रदेश को तकसीम करके 2014 में बनाया गया। तेलंगाना की फीकस आमदन 10 साल कबल 24,409 थी और इस वक्त 3,56,564 रुपए हो चुकी है, यानी कि गुज़िश्ता 10 सालों में 2 लाख भारतीय रुपए से जायद। तेलंगाना की रियासत में गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान नाजरीन $38 अरब इन्वेस्टमेंट और सरमायाकारी हुई है और रियासत का GDP 30% से बढ़ा है, कि जो भारतीय रियासत से भी ज्यादा है। तो नई रियासतों को इंतजामी बुनियादों पर तकसीम करने के कामयाब तजर्बे के बाद 2018 से भारत में एक तहरीक चल चुकी है कि मौजूदा रियासतों को 50 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। व्हाट आर वी वेटिंग अबाउट? इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सूबाई वजीर मोहसिन लगारी साहब, हमारा साथ देंगे माहिर शहरी मनसूबाबंदी मोहम्मद तौहीद साहब भी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन लगारी साहब, आई नो यू आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट दिस। आज जिधर हम खड़े हैं, हमें क्या रोक रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से? सर, पंजाब की ही मिसाल ले लीजिए। पंजाब की आबादी 13 करोड़ है तकरीबन। अब एक चीफ सेक्रेटरी है इस पूरे सूबे के अंदर, हु इज़ ऑफ कोर्स ऑल कंट्रोलिंग। सूबे के तमाम डिपार्टमेंट्स का इंतजामी सरबराह है वो, जिनमें आपका फूड डिपार्टमेंट भी है, एनर्जी डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस है, एंटी करप्शन है, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत 41 डिपार्टमेंट्स आते हैं। सो पॉलिसीज पर अमल दरामद, वज़ीर आला से मुशावरत, सिविल सर्विसेज मैनेजमेंट यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स और क्राइसिस मैनेजमेंट करना, ये सब शामिल है इसमें। चीफ सेक्रेटरी तो सिर्फ बादशाह ही हुआ ना सर। अब आप खुद वजीर रहे हैं, क्या एक शख्स के लिए ये मुमकिन है कि वो इतने महकमों को कंट्रोल करके 13 करोड़ की आबादी को गवर्नेंस प्रोवाइड करे, अहकामात पर अमल दरामद करवा सके? अस्सलामुअलैकुम मेरे दीदी, मैं इसके ऊपर काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ और मुस्तकिल मैं यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ पंजाब में तो साउथ पंजाब वाला एक जो सूबा नया बनाने की बात होती है, उसके ऊपर काफ़ी मैं काम भी करता रहा हूँ। हमने पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब वो सूबा बनने की बात नहीं थी तो हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन मसला ये है कि जो लाहौर में बैठे हुए लोग साहिब इक़्तिदार होते हैं, चाहे वो सेक्रेटरीज हों चाहे चीफ मिनिस्टर हो, वो अपने डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उनको राजी करना बड़ा मुश्किल होता है। जब हमने साउथ पंजाब वाला सेक्रेटेरिएट अलग भी किया था और हमने रूल्स ऑफ बिजनेस में भी तब्दीलियां की थी और सारा कुछ हमने कर लिया था कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली एक अलग यूनिट बन जाए, फिर भी लाहौर से उनको इख्तियारात मुंतकिल करने के ऊपर हर वक्त रुकावट होती थी, जिसकी वजह से वो हमारा जो तजर्बा था वो कामयाब नहीं हो सका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसको ये चीज़ बावर कराने की ज़रूरत है। इंतकाल जो है निचले लेवल पे ट्रांसफर करना है और उनका जो डोमेन ऑफ इन्फ्लुएंस है वो कम होने से उनके अंदर कोई शान में उनके कमी नहीं आ जाएगी। देखिए ना, जो अब लाहौर में जो बैठा हुआ चीफ सेक्रेटरी है या जो सेक्रेटरी है, वो क्यों चाहेगा कि उसका जो इख्तियार का जो डोमेन है वो कम हो जाए? तो वो साउथ पंजाब वाले जो हमने सेक्रेटेरिएट अलग बनाया था, उसके अंदर भी ये चीज आड़े आती थी कि लाहौर उनके साथ कोऑपरेट ही नहीं करता था। उनको डॉक्यूमेंट हमने तो बड़ा सिंपल रखा था कि चीफ मिनिस्टर की भी जो है पावर नहीं कम होगी, बिकॉज अभी भी 18 ग्रेड तक के जो अफसरों के मामलात होते हैं वो सेक्रेटरी को वो भी शायद माजरत के साथ आप लोगों ने दिल बहलाने को तो पहल कर ली थी, मगर ना बुजदार साहब कभी जाते थे बैठने के लिए, ना ही अमली जामा उसे पहनाया गया। साथ ही सर, नए सूबों से मुतल्लिक एक बिल भी आपने असेंबली में पेश किया था। करारदादें तो पेश की गई, मगर वजह वही कि सूबे नहीं बन सके। हालांकि जनूबी सूबा महाज तहरीक इंसाफ में शामिल ही इस शर्त पे हुआ था तब कि नया सूबा बनेगा। सो एंड दिस नॉट जस्ट तहरीक इंसाफ, मैंने अभी भी दिखाया सर कि तमाम तर जमातें ये नारा लगाकर लोगों को तो खुश करती रही हैं, बट दे ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ एक्चुअली डिलीवरिंग दैट। Because the person sitting in Lahore and a bigger province doesn't want his or her domain to be restricted. हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इख्तियार रहे। और जहाँ तक छोटे सूबे करने की बात है, वो सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी जगहों पे भी हमें ये चीजें करने की जरूरत है। Absolutely. अब देखें ना, आप
पंजाब का जो मेरा नुक्ता नज़र उस पर, पंजाब को हम 3 मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आराम से तकसीम कर सकते हैं। नॉर्दर्न एरियाज पोठवार का अपना एक अलग हो जाए, उनका अपना एक खास मिजाज, लोगों का रहन सहन का तरीका, जबान, कल्चर, वो आपस में मिक्स करता है। दरियाए जेहलम से ऊपर के जो लोग हैं उनका और किस्म का मिजाज और किस्म का रहन सहन है। दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान के जो लोग हैं उनका अपना एक रहन सहन है। मतलब आप फर्क देखें, वजीराबाद और गुजरात के दरमियान सिर्फ एक दरिया चनाब बहता है, लेकिन क्योंकि सदियों से दरिया जो थे एक डिवीजन हुआ करते थे, उनका एक अपना कल्चर और एक तरीका था। तो जब आप ये आप जोग्राफिक एंड कल्चरल कोहेरेंस की बात कर रहे हैं ना, मैं आपका भी प्रपोजल पढ़ रही थी, तो आप 13 प्रोविंसेस की रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे, और आज मियां आमिर महमूद ने भी एक मुसवदा पेश किया, एक प्लान पेश किया। इसमें 32 प्रोविंसेस का जिक्र हो रहा है। इसमें पंजाब में वो 10 प्रोविंसेस की बात करते हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, रावलपिंडी, डीजी खान, मुल्तान, भावलपुर, गुजरात। आई मीन दीज आर ऑल वेरी मच डिबेटेबल, जिसके ऊपर बैठ के गुफ्तगू शुनीद होनी चाहिए सर। हर इसको जो डिवाइड किया है 10 सूबों के, हर सूबा ये 1 करोड़ से जायद की आबादी वाला बनेगा। आई मीन एज वी स्टैंड सर, 180 ममालिक से बड़ा है पंजाब आपका अभी भी। आई एग्री विद यू, हमें ये करने की जरूरत है, और उसमें बहुत बड़ा एक जो इशू है जिसको अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, आपका इतना बड़ा होने की वजह से पंजाब इज परसीव्ड एज अ विलन बाय द अदर प्रोविंसेस। छोटे सूबे ये समझते हैं कि शायद पंजाब उनके हकूक का किसी तरीके से सर्व कर रहा है, और जब वो देखते हैं कि एनएफसी अवार्ड में से एक मेजर चंक पंजाब को मिल गया तो वो इस बात में भी नाराज होते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां जब होती हैं तो उसमें भी नाराज होते हैं कि भाई आधी पंजाब को क्यों मिल गई। हालांकि पंजाब की आबादी आधी से ज्यादा है। पंजाब को पर कैपिटा एनएफसी के जो पैसे मिलते हैं, पंजाब का पर कैपिटा अगर नौकरियों के तकसीम देख लें, उसमें भी पंजाब अपने पर कैपिटा के हिसाब से सबसे नीचे, और फिर भी पंजाबी को बुरा कहा जाता है कि पंजाब से सारा कुछ ले लिया। तो ये काम भी हो जाएगा ना, बैलेंस ऑफ पावर, और पंजाब की हेजेमनी भी टूट जाएगी कि जरा सा और गवर्नेबल हो जाए। मगर सर एक और सिंध की तरफ भी रुख करें। फेडरेशन विल बी मोर बैलेंस्ड, द फेडरेशन विल बी मोर बैलेंस्ड। ऑफ कोर्स फेडरेशन का फिर इन तमाम सूबों के साथ एक नया सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना सर, एनएफसी को भी एक बार फिर रिविजिट किया जाएगा। सो मेरा एक और सवाल सर, बिकॉज हम अब सिंध की तरफ भी देखिए सर, 17 साल से मुसलसल एक जमात हुकूमत में है। सिंध हुकूमत मानती है कि वो कराची को सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश तक की महदूद रख सकी है, ड्रेनेज की कैपेसिटी यही है। ये कुदरती हद तो है नहीं ना लगारी साहब, ये तो एक इंतजामी नाकामी है। बात तो साफ है कि 40 mm असल में एक सियासी इकरार जुर्म है। सो एंड दिस इज ऑल्सो अगेन ये तो डायरेक्टली लैक ऑफ गवर्नेंस एंड बेटर मैनेजमेंट से ताल्लुक रखता है। कराची अनटू इटसेल्फ शुड बी अ प्रोविंस। These things could have been better handled। अगर हम कराची की बात करें तो कराची की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट है वो भी ये सारी चीजें कर सकती है। हमने तो हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा मसला जो है, हम लोकल गवर्नमेंट्स पे एम्पावर नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें जो हमें अभी कमियां नजर आती हैं वो इक़्तिदार लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करने से भी एड्रेस की जा सकती है। वो तो करना नहीं है। एक सूबे में सर लोकल बॉडी हुआ है और उधर भी आप देख रहे हैं कि कोई डिलीवरी नहीं है सिंध में। इसलिए कि जब हम देखते हैं, जब हम वफाक से जब हमें वसाइल मिलते हैं एनएफसी के साथ, तो वो आके प्रोविंशियल कैपिटल में रुक जाते हैं। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी उसी तरह ही एक अहम चीज है जिसके साथ इन वसाइल को हमने हर जिले तक लेके जाना था, जो कि स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। तो ये तो मैं जैसे पहले आपको मैंने अर्ज किया, जो आदमी बैठा हुआ है जहाँ जिसका इक़्तिदार है, जहाँ उसका इख्तियार है, वो उसको तकसीम करने के लिए राजी नहीं होता। तो उसकी वजह से ये बहुत सारे जो हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं इसीलिए हैं कि हम लोग इक़्तिदार जो है आगे ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो ज्यादा सूबे भी अगर हम बना देंगे तो उसमें से भी, मिसाल दो मैं, उसमें से भी जब हम छोटा सूबा बना देते हैं एक, और वहां पे भी हम बना देते हैं साउथ पंजाब, और सारे के सारे जो इख्तियार और ताकत और वसाइल हैं वो अगर साउथ पंजाब बनाते हैं तो मुल्तान में जाके रुक जाता है और राजनपुर और लिया में कुछ नहीं जाता, उसमें भी मसले होंगे। तो दिस इज अ मच डीपर इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और बिल्कुल छोटे सूबे, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हमेशा बेहतर मैनेज। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अशद। ज़रूरत है कि इस पे गुफ्तगू शनीद हो और दीगर मामलात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके इसको अव्वलीन तरजीह के तौर पे एड्रेस किया जाए जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।